मोदी जी ने लोकसभा में भी कहा था कि ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि ऋण लो और घी पियो और जब तक जियो सुख से जियो, मरने के बाद तो बाकी जो तुम्हारी विरासत की और औलादें होंगी या अगली जो सरकार आएगी उसके कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो मोदी जी जहाँ होते हैं वो अपने रंग में होते हैं और इसीलिए वो जितनी भी उल जलूल हरकतें करते हैं आप ये मानकर चलो कि वो जानबूझकर करते हैं ताकि खबरें उनके पास रहे, क्योंकि अगर आदमी को कुत्ता काट ले तो ये खबर नहीं बनती, लेकिन अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर बन जाती है। मोदी जी जब भी ये बोलते हैं जिसे हम स्लिप ऑफ टंग कहते हैं ना, जी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो ये मत सोचो कि मोदी जी ने ये अनजाने में बोला है। जी जी, मोदी जी जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि आपको बाकी कोई नारा याद रहे ना रहे, यानी सीरियस मुद्दे से ध्यान हट जाए। कई बार लोग इतने बेशर्म होते हैं कि वो किसी आदमी को आप जूते मारो, 10 जूते मारो, 20 जूते मारो, फिर उसे जलेबी खिला दो, वो कहेगा जलेबी बड़ी बढ़िया थी, गर्मा गर्म थी। आज के समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था 1947 में चीन से 1.5 गुना थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था के मुकाबले चीन की अर्थव्यवस्था 5.5 गुना ज़्यादा ताकतवर। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने चहेते एडवोकेट अनिल कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली थी दिल्ली में, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि मोदी जी ने भी रैली की है। तो इंडिया गठबंधन में दिल्ली से आपके पास पहुंचा तो पता नहीं कहाँ से क्रॉस होकर आया हूँ, तमाम जो रोड है वो डाइवर्ट किए हुए थे, तो असर तो मुझे तो ग्राउंड पे पूरा नजर आया, बाकी विजुअल भी चल रहे हैं उसमें भी दिख रहा होगा। तो दूसरी तरफ मोदी जी की रैली का विजुअल चल रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप फिलहाल? देखिए, मोदी जी राजनीति के एक शातिर खिलाड़ी हैं। वो हर समय चाहते हैं कि वो खबरों में बने रहें और उनके जो विरोधी हैं उनकी कोई खबर ना आए। तो जिस तरह अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बेला के हम बीच में बात कर रहे हैं, तो वो कब होता है? जब ये होता है कि पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य सामने से दिखना कम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण है। और इसी तरह जब इसका विपरीत होता है कि जब जो है सूर्य बीच में आ जाता है और चंद्रमा सामने होता है तब हम कहते हैं ये सूर्य ग्रहण है जी। तो ऐसी हालत में आप ये समझ सकते हैं कि मोदी जी ग्रहण की राजनीति करते हैं और इसीलिए वो कई बार बोल देते हैं कि जब अभी 14 जनवरी को जब संक्रांति थी तो उन्होंने मकर संक्रांति की जगह मकर संक्रमण बोल दिया था। तो वो ऐसी चीज़ों में माहिर है कि कैसे ऐसी बात की जाए कि दूसरे की सीरियस बात गायब हो जाए और उनकी मजाक वाली बात जो है चलती रहे, यानी जानबूझ के किया जाता है। बिल्कुल। मोदी जी जब भी ये बोलते हैं जिसे हम स्लिप ऑफ टंग कहते हैं ना, जी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो ये मत सोचो कि मोदी जी ने ये अनजाने में बोला है। जी जी, मोदी जी जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि आपको बाकी कोई नारा याद रहे ना रहे, यानी सीरियस मुद्दे से ध्यान हट जाए। सीरियस क्या, हंसने लगेंगे आप। तो अभी आपने देखा कि मोदी जी चेन्नई गए थे साउथ में अपनी रैली करने और अवसर था कि 22 लोगों को जिनकी मौत हुई थी बम विस्फोट में उनको वो श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन हंसते हुए चेहरे से हाथ हिलाते हुए उन्होंने उसे उत्सव में बना दिया। तो मोदी जी जहाँ होते हैं वो अपने रंग में होते हैं और इसीलिए वो जितनी भी उल जलूल हरकतें करते हैं आप ये मानकर चलो कि वो जानबूझकर करते हैं ताकि खबरें उनके पास रहे, क्योंकि अगर आदमी को कुत्ता काट ले तो ये खबर नहीं बनती, लेकिन अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर बन जाती है। तो मोदी जी हर जगह जो है यही काम करते हैं कि कैसे वो किसी कुत्ते के कान वान काट लें और खबर बन जाए। अब जो इंडिया गठबंधन की आज की रैली है जो रामलीला मैदान में हो रही है और दूसरी रैली जो मोदी जी की खुद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो उसकी टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो लगेगा मोदी जी कितने शातिर या हुनरमंद आदमी हैं। कल उन्होंने चौधरी चरण सिंह को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके पोते को भारत रत्न दिया। और भारत रत्न देने का मतलब है हर अखबार में फ्रंट पेज पे खबर है कि भारत रत्न जो है चौधरी चरण सिंह को मिला और जयंत चौधरी जो कि चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जो आजकल अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। और किसान आंदोलन पर लाठी चल गई थी ना उन पे। किस पे? जयंत चौधरी पे। जयंत चौधरी को तो घसीट घसीट के, मेरे पास वो सीन है कि जयंत चौधरी को घसीट घसीट कर यूपी की पुलिस ने पीटा था। जयंत चौधरी जो है इतने निराश थे कि एक चुनाव हो रहा था 2014 का, तो उसमें मंच पे बेहोश हो गए थे, फिर उनको आईसीयू में ले जाना पड़ा था। जयंत चौधरी के पिता हार गए थे। लेकिन ये है कि कई बार लोग इतने बेशर्म होते हैं कि वो किसी आदमी को आप जूते मारो, 10 जूते मारो, 20 जूते मारो, फिर उसे जलेबी खिला दो, वो कहेगा जलेबी बड़ी बढ़िया थी, गर्मा गर्म थी।
तो लोग जो है अपना मान अपमान जो है भूल जाते हैं, स्वार्थी होते हैं, क्योंकि उनका चरित्र में जो है, हमारे चरित्र में, देश के चरित्र में मोदी जी के आने के बाद इतनी घटियापन की हरकतें आ गई हैं कि किसी की बीवी अपने पति को छोड़कर अगर पड़ोसी के घर रहने लगे और सुबह आए तब वो बता देगी कि वो मोदी जी का समर्थक है, इसलिए मैं उसके यहाँ गई थी और मैं वहाँ पर जो है रात भर जो है हम लोग जो है सीता माता की तरह, जैसे सीता माता लंका गई थी ऐसे मैं भी गई थी। तो उदाहरण देने में देश के लोगों को कोई शर्म नहीं आती। आज के समय में लोग दल बदल लेते हैं, रातों रात एक दल के साथ रहते हैं फिर दूसरे दल में चले जाते हैं, और लेने वाला दल भी इतना बेशर्म होता है कि एक दिन कहता है 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, अगले दिन उसे बुला के कहते हैं भाई तू मुख्यमंत्री बन जा, उप मुख्यमंत्री बन जा। एक को कहते हैं जिसे आदर्श घोटाला किया, सोसाइटी घोटाला किया, इसको जेल भेजेंगे, तो जेल भेजने की जगह उसको बुलाते हैं, उसको कहते हैं तू सांसद बन जा, उसको भाई प्लस सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मोदी जी जो है इस समय जो रैली वहाँ पर कर रहे हैं वो इसीलिए की है कि कल उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, और उसकी आड़ में उन्होंने आज रैली की कि कम से कम जाटों में जो गुस्सा है, किसानों में जो गुस्सा है, जो लगातार सरकार उनकी फसल के दाम नहीं दे रही, उनको उन्होंने दिल्ली में घुसने नहीं दिया, वो सब भूल जाएंगे और मोदी जी की वाहवाही करेंगे जी। और इसीलिए आप देखिए कि मैंने एक फ़ोटो भी आपको भेजी है जिसमें मोदी जी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब लाल कृष्ण आडवाणी को घर पर जाकर भारत रत्न देने गए तो पहले तो राष्ट्रपति ने उनको, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का जो पवित्र चिन्ह है जो कि पीपल के पेड़ के पत्ते के रूप में है जी, जी। वो उनको पहनाया, उनको साइटेशन दिया कि आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और जब वो दे के फ़ोटो सेशन होना था तो आडवाणी जी के बगल में एक फ़ोटो थी, एक कुर्सी खाली थी, उस पर जाकर मोदी जी बैठ गए और देश की राष्ट्रपति ऐसे खड़ी हो गई जैसे राष्ट्रपति का एडीसी उसके पीछे खड़ा होता है। तो मोदी जी को देखो, वो हमेशा दलित महिलाओं का, औरतों का अपमान करते हैं। देश की राष्ट्रपति को उन्होंने कभी कोई सम्मान नहीं दिया है। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है एक उपलब्धि जो कि एक उनके सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी उपलब्धियों में एक चार्ट में लिखा कि दलित और आदिवासी को मोदी जी को उपलब्धि बताया कि राष्ट्रपति बनाया मोदी जी ने। राष्ट्रपति तो बनाया लेकिन राष्ट्रपति पद का उन्हें सम्मान नहीं दिया। जब देश की संसद का भूमि पूजन होना था तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो दलित थे, एससी थे, रामनाथ कोविंद उनका नाम था, उनको नहीं बुलवाया। जब राम मंदिर में पूजा होनी थी तब नहीं बुलवाया। जब देश की संसद का उद्घाटन होना था तब मोदी जी ने इस समय की हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको नहीं बुलाया। फिर जब राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को अयोध्या में था वहाँ नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। और आज भी मैं कहूँगा ये राष्ट्रपति की उन्होंने अवमानना की है। उनकी प्रशंसा नहीं मोदी जी की हो सकती इस बात में कि एक दलित आदिवासी महिला को अगर वो इस रूप में लगातार अपमानित करते हैं तो जो फ़ोटो देखते हैं उनको पता चलता है कि मोदी जी के मन में क्या है। मोदी जी खुश हैं, अपने गुरु के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। गुरु भी जैसे मैंने कहा कि पहले उसे 10 जूते मारो फिर उसे जलेबी खिलाओ, तो भारत रत्न का वो पुरस्कार लेके वो भी बड़े खुश हैं। तो ये देश जो है विचित्र देश बन गया है। मान अपमान, यदि जिस देश में इस बात पर महाभारत हो गया हो कि एक औरत ने दुर्योधन को कह दिया कि अंधे के बच्चे अंधे होते हैं, तो महाभारत इसीलिए हुआ। रामायण में भी आप पढ़ेंगे ऐसी बातें, छोटी छोटी बातों पे जो युद्ध होते हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, हमेशा कहा जाता है कि जर, जोरू और ज़मीन, इन 3 वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। और जर, जोरू, ज़मीन की लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन आज के समय के लोग जो है, मैं कहूँगा इतने ज़्यादा कैंचुए वाली संस्कृति के लोग हो गए हैं कि वो देखते हैं कि अपना बस जीवन चाहे जूते खा के बीते या अपमान होके बीते, बस थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, हम लंबी उम्र जिए, तो इस बात पे वो जीते हैं जी। अब हम आ जाते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो रैली है वो पहली रैली है जो इस समय हो रही है जब अरविंद केजरीवाल जेल में है। कांग्रेस के सारे खातों को जो है हमारी इनकम टैक्स ने और बाकी अदालतों के आदेश पर जो है पूरी तरह बंद कर दिया है, जब्त कर लिया है। तो चुनाव जो है एक तरह से इक्वल फील्ड पर नहीं हो रहे और इक्वल फील्ड पे चुनाव नहीं हो रहे, तो इन चुनावों का जो मकसद जनता के बीच में जाना चाहिए वो ये है कि उसके बावजूद, सारे विरोध के बावजूद, सारे हथकंडों के बावजूद जितने लोग आज रामलीला मैदान में पहुँचे हैं, ये भीड़ एक ऐतिहासिक भीड़ है। और ऐसी भीड़ है जो 77 में जब इमरजेंसी के दौरान बॉबी फिल्म दिखाई गई थी
तब भी ऐसी पुलिस सब जगह थी। तो रामलीला मैदान की जो रैलियां हैं वो ऐतिहासिक इसलिए कही जाती हैं क्योंकि रामलीला मैदान का अपना ऐतिहासिक पूरा महत्व है। और आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि केजरीवाल की पार्टी का जो पहला आंदोलन था वो भी रामलीला मैदान से ही शुरू हुआ था जी। उस समय के मुकाबले आज कम से कम 100 गुना ज़्यादा लोग जो है रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। सर रास्ता बंद है, मुझे आईटीओ से समझिए, आईटीओ की जो पुलिस हेडक्वार्टर की सड़क है जो मुश्किल से 400 मीटर की, उसे पार करने में आधा घंटा लगा। हर जगह गाड़ियों की कतार है, लोगों को नहीं आने दिया जा रहा। उसके बावजूद भी लोग जो है पूरे जोश खरोश के साथ उस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो आज कहा कि 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति चली गई है, हमारे खातों को सीज कर लिया है, विपक्ष के नेताओं को, हेमंत सोरेन को और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। तो एक तरह से राजनीतिक किताब के जितने भी हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लेकिन चुनाव की जो पूरी मर्यादा है या पूरा जो सिलसिला है जिस ढंग से शुरू हुआ है, तो 102 कैंडिडेटों ने तो फर्स्ट फेज के जो नॉमिनेशन थे वो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हुए कि किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ कोई विवाद भी हुआ। हाँ, ये आप चैनल देखेंगे, आज तक देखेंगे, आप जो है जी टीवी देखेंगे, इंडिया टीवी देखेंगे, उसमें ज़रूर रोज़ खबर आती है कि शरद पवार नाराज़ हैं, शरद पवार ने नाराज़ होकर जो अपने कपड़े फाड़ लिए। फिर कभी खबर आएगी जी कि राहुल गांधी नाराज़ हैं, राहुल गांधी ने अपनी चप्पलें तोड़ ली हैं। फिर खबर आएगी ममता बनर्जी तो इतने नाराज़ हैं कि वो जो है तांडव कर रही हैं। लेकिन असल में ये सारे मीडिया चैनल जो है अपनी भूमिका को इतना विकसित और इतना मैं कहूँगा तिरस्कारपूर्ण बना चुके हैं कि लोग इन पर अब हंसते हैं, देखते भी नहीं हैं। और इसीलिए जिस समय ये इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है और जिस समय मोदी जी की रैली मेरठ में हो रही है, अगर आप सारे जो यूट्यूब के चैनल हैं उनमें जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैंने उनका गणना की तो वो 1 लाख से ज़्यादा लोग लाइव वॉच कर रहे थे जी जी। और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है अगर यूट्यूब पर जो दूसरे यूट्यूब के जितने भी चैनल हैं उन पे अगर 1 लाख से ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं और 5 लाख लोग उस रैली में गए हैं तो आप समझिए उसका संदेश कितनी दूर तक जाता है। टीवी चैनलों को अब कोई नहीं देखता। टीवी चैनल आजकल कहाँ लगे रहते हैं, आप देखेंगे कि अस्पतालों के वेटिंग रूम में लगे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे लगे रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है और ये समझते हैं कि हम जो है ज़बरदस्ती लोगों को दिखाएंगे तो हमारी बात पहुँचेगी। लेकिन आज के समय में कोई इनकी बात, क्योंकि जितनी भी जगह ये सारे चैनल लगे होते हैं वहाँ पर एक बड़ी विशेष बात होती है, ये म्यूट होते हैं, इनके माइक नहीं चलते, आपको सुनाई नहीं देगा ये हो क्या रहा है। अंजुम कश्यप डांस कर रही होंगी, दूसरी तरफ वो दूसरी महिला है जो बेचारी कई चैनलों में घूम ली है तो वो भी डांस करती है। बहुत सारे लोग गंजे और दूसरे तरह के जो चैनल के जो हेड हैं उनकी भी बात देखेंगे तो वो सिर्फ मूक दर्शक के रूप में आती है और लगता है कि मूक फिल्म के युग में हम पहुंच गए हैं और कोई बात समझ नहीं आती। तो ऐसी बात समझिए कि आज के समय में जो चुनाव हो रहे हैं वो एक सुप्त अवस्था में हो रहे हैं, लोग चुप हैं, लेकिन अब लोग इकट्ठे होने लगे हैं। आप बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ या और कहीं किसी चाय की दुकान पे वैसे ही बैठ जाओ, आज का आदमी खुलकर बोलता है कि मोदी ने देश को 10 साल में बर्बाद कर दिया है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। मैं कहता हूँ कि अनाज आज मैंने लेने गया तो 50 रुपये किलो आटा है, आटा 50 रुपये किलो है, जो चावल है वो 120 रुपये किलो है। आप जिस चीज़ पे हाथ डालेंगे पता चलेगा कि वो जो है 5,000 रुपये का भी सामान आप खरीदने जाओगे तो 2 थैले में आ जाएगा और आप आराम से उठा के चले आओगे। तो ये जो है मोदी जी की मुद्रा का हाल है। और मुद्रा का ये हाल है कि डॉलर जो है वो 83 रुपये 85 पैसे यानी 84 रुपये की पार कर गया है और देश का जो डॉलर है इस समय सबसे कमज़ोर हालत में है। तो ऐसी हालत में मैं देखता हूं कि मोदी जी सिर्फ एक चीज़ के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे, वो था राम मंदिर। उन्हें ये था कि राम मंदिर में 22 जनवरी को हम उद्घाटन करेंगे, देश जो है राम जी की भक्ति में डूब जाएगा और सारे वोट हमें मिल जाएंगे। आज राम मंदिर का नाम लेवा पानी देवा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर की कोई लहर नहीं है, राम मंदिर को कोई लोग जानते नहीं। और राम मंदिर का जो इन्होंने, मैं कहूँगा भगवान राम का जो भट्टा बैठाया है उसके लिए भी भगवान राम भी प्रताड़ित इन्हें करेंगे कि ये कैसे मेरे भक्त हैं जो है मेरी ही नौका डुबोने में, मेरी ही लंका में आग लगाने में लगे हुए हैं जी। मैं तुलनात्मक अध्ययन में हमेशा यकीन रखता हूँ। अभी जो आंकड़े आने हैं, क्योंकि चुनाव में कोई सरकार कोई पार्टी आंकड़े नहीं देती, तो मेरा हमेशा मानना है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हम चीन से 1.5 गुना हमारी जो शक्ति है ज़्यादा थी।
हमारी अर्थव्यवस्था उससे ज़्यादा विकसित थी। 1986 में हमारी अर्थव्यवस्था चीन से आगे थी। 1986 में हमने और चीन ने एक फैसला किया। पहला फैसला हमने किया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम राम मंदिर के मुद्दे पर, भावनात्मक मुद्दे पर, धार्मिक द्वेष के मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने राम मंदिर का रास्ता अख्तियार किया। चीन ने 86 में तय किया कि जब किसिंजर पीकिंग पहुँचे निक्सन के टाइम में, तो उसने एक आपस में अपने दरवाजे खोले और चीन ने ये कहा कि हम विदेशों से निवेश लेंगे। अमेरिका ने कहा हम इन्हें निवेश देंगे, और निवेश लेकर उन्होंने चीन को एक फैक्ट्री में बदल दिया। आज के समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था 1947 में चीन से 1.5 गुना थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था के मुकाबले चीन की अर्थव्यवस्था 5.5 गुना ज़्यादा ताकतवर है। हिंदुस्तान पर आज के समय में जो कर्ज है, अगर उसकी स्थिति देखेंगे तो बड़ी भयावह है। 1986 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था में जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी खोली, तो 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब देश में कुल हमारा जो कर्ज था, देश की जो जीडीपी है उसका 46% था। आज के दिन हमारे ऊपर जो है 101% कर्ज है। इस साल जो 2023-24 का साल है, उसमें 15 लाख करोड़ रुपए का हमने कर्ज लिया है, और उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए तो हमने कर्ज को चुकाने के लिए ब्याज में पैसे खर्च कर दिए हैं। यानी साल दर साल पहले 3.5 लाख रुपए हम जो है ब्याज देते थे कर्ज के चुकाने के लिए, वो 2014 की बात है, और आज हम 10.5 लाख रुपए जो है ब्याज देते हैं अपने कर्जों का। तो कुछ मिलाकर हमने जो है लोगों से, अभी मोदी सरकार जो है इस साल 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विदेशों से लेना चाहती है, और हमारी अर्थव्यवस्था जिसको हम बड़े खुश होकर कहते हैं, तो हमारे ऊपर आज के समय में अगर बिलियन US डॉलर में अगर मैं बताऊं तो 635 बिलियन US डॉलर का देश पे कर्ज है। सरकार जो बताती है ना, लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ रहा है। ये फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व नहीं होता, ये फॉरेन एक्सचेंज का कर्ज होता है जो विदेशों से हमने कर्ज के रूप में लिया हुआ है। हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो नेगेटिव एक्सपोर्ट होता है, यानी हम चीन से जो है 100 अरब डॉलर का सामान खरीदते हैं, उसको बेचते हैं $12 का, तो 88 अरब डॉलर का हमारे पर कर्ज हो जाता है। तो जो कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है उसको हम दिखाते हैं हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, और पाकिस्तान से तुलना करते हुए बड़े खुश होते हैं कि हमारे पास जो है 635 अरब US डॉलर का जो है रिजर्व है। ये रिजर्व नहीं है, कर्ज है। और अगर पूरी दुनिया के नक्शे को देखें, चीन से तुलना करें, तो चीन के पास जो है हमने तो 635 अरब डॉलर का कर्ज लिया हुआ है, और चीन ने 2485 अरब डॉलर का कर्ज दुनिया के देशों को दिया हुआ है। यानी हम कर्ज पे जी रहे हैं, हम कर्ज ले लेके जो है शराब, और यानी जिसे कहते हैं, मोदी जी ने लोकसभा में भी कहा था कि ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि ऋण लो और घी पियो, और जब तक जियो सुख से जियो, मरने के बाद तो बाकी जो तुम्हारी विरासत की और औलादें होंगी या अगली जो सरकार आएगी उसके कर्ज चुकाना पड़ेगा। वो जूते खाएंगे, अपने तो ऐश करो। तो अपने राम जो है मनमौजी तरीके से जी रहे हैं, और इसीलिए चीन का जो विदेशों को दिया हुआ कर्ज है, यानी उसका BRT जो हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड वाला इनिशिएटिव, उसमें उसने जो है 1 ट्रिलियन खर्च किया है। 1 ट्रिलियन है तभी खर्च किया है। अमेरिका को उसे 1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है कर्ज दिया हुआ है। तो टोटल जो है उसने हमारा जो कर्ज है उससे 5 गुना ज़्यादा कर्ज तो चीन ने दूसरे देशों को दिया हुआ है। तो ऐसी हालत में इन मुद्दों पर इस चुनाव में जनता को विचार करना चाहिए कि देश की हालत कितनी खोखली है। जैसे हम रोज़ पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के पास 15,000 करोड़ रुपए अभी उसको IMF ने दिए तो वो उनकी राहत मिली, थोड़े दिन बाद हमारी भी यही हालत होने वाली है। सरकार आंकड़ों को छुपाती है, और इसीलिए जनता को इन मुद्दों पर बहस करनी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन ने आज इन्हीं मुद्दों पर बात की कि बेरोजगारी है, हमारे जहाँ लोगों के बीच में जो असमानता बढ़ रही है, देश की सारी संपत्ति गरीब के हाथ से छीनकर जो अमीर के हाथ में जा रही है, सरकार अपने संसाधनों को बेच रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं आज वो जागरूक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के पढ़े लिखे विद्वान जो न्यायाधीश हैं या वकील हैं या पत्रकार हैं, सब दबी जबान में नहीं, अब खुले आम जो है मंच पर आकर बताते हैं कि देश की हालत बद से बदतर हो गई है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि आज से जो आगाज़ हुआ है रैलियों का, इन रैलियों का असर जो है आने वाले दिनों में लगातार नज़र आएगा, और ये बैरोमीटर बनेंगी कि किस तरह
हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। एक सवाल है मेरा सर, आपने चाइना का जिक्र किया, अभी लद्दाख में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एंड हुआ सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए थे। उनका भी यही आरोप है कि ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें लद्दाख को नहीं मिल पा रही है। तो वो प्रोटेस्ट तो एंड हो गया, उसका कुछ रिजल्ट निकला है नहीं? देखिए, मोदी सरकार का मैंने आपको बताया, उससे बड़ा प्रदर्शन तो वहाँ चल रहा है हमारे यहाँ मणिपुर में। औरतों को जो नंगा करके उनके साथ रेप किया गया। अभी हाल ही में यूपी में एक लड़की के साथ रेप हो गया, 5 लोगों ने उसको रेप करके मार डाला। तो ये रेप की खबरें पहले हमारा मीडिया दिखाता था। जब निर्भया कांड हुआ तो आप देखेंगे रेप हुए। और जब मायावती का चुनाव था, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2007 में, तब ये दिखाया जा रहा था कि मायावती के राज में चुनाव के दौरान सारे टीवी चैनल दिखाते थे कि रेप हो रहे हैं मायावती के राज में, औरतें सुरक्षित नहीं हैं। आज के समय में मणिपुर पे मोदी जी जाके तैयार नहीं, लद्दाख में भी जाके राजी नहीं। यानी लद्दाख जो है, जिसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, और 2019 में जब वहाँ पर धारा 370 हटाने का नाटक किया गया, तब ये कहा गया था हम यहाँ पर जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और यहाँ पर चुनाव करवाएंगे। तो वहाँ चुनाव तो हुए, और चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ, 27 सीटें थी, उनमें से 23 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती, 4 सीटें और दूसरी पार्टियों ने जीती, और मोदी जी की पार्टी को 1 सीट मिली। तभी मोदी जी समझ गए कि हवा का रुख मेरे खिलाफ है, और उन्होंने लद्दाख को अपने एजेंडे से निकाल दिया। सोनम वांगचुक जो है मोदी जी के बड़े प्रशंसक थे, बहुत सारे लोग आज भी प्रशंसक हैं। आज वो मोदी जी के सबसे बड़े कट्टर आलोचक हैं। 21 दिन वो सड़क पर -17 टेम्परेचर में खुले आकाश में हजारों लोगों के साथ बैठे रहे। 5,000 से ज़्यादा लोग लगातार उनके साथ थे। उनके किसी ने नहीं सुनी, किसी चैनल ने नहीं दिखाया, कोई मंत्री मिलने नहीं गया। तो आप समझिए आज के दिन वो मानते हैं कि मोदी के नाम पर मुझे धोखा मिला है। और अगर आज सोनम वांगचुक से मिलेंगे कि देश का सबसे बड़ा धोखेबाज नेता कौन है, तो वो कहेगा नरेंद्र मोदी है। और सोनम वांगचुक की जो पीड़ा है, जितने लोग उसको समझते हैं, जो NGO चलाते हैं या जो सिविल सोसाइटी है, वो सब जानती है कि अब जो है समय आ गया है करो या मरो का। और सोनम वांगचुक ने कहा है कि मैं 10 अप्रैल से फिर दोबारा आंदोलन करूंगा, और अब की बार आंदोलन जो होगा वो करो या मरो, आर या पार का होगा। और आर पार की लड़ाई में अब जो है ये 2024 का चुनाव जो है अपनी सारी सच बात बता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे विश्लेषण के लिए। और आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। इंडिया गठबंधन NDA के बारे में जो कुछ राय हो नीचे कमेंट के रूप में बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।